Hello learners, I am Dr. Deepa Kushwaha, Assistant Professor, Guest Faculty in the Department of Political Science at Pandit Sundala Sharma Open University, Chhattisgarh, Bilaspur. Welcome to you all for the virtual lecture series of Constitution. आज हम इस वर्चुअल लेक्चर में भारतीय संविधान को डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान को ड्राफ्ट समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को एक कानूनी दस्तावेज के रूप में संसद के पटल पर रखा गया था एवं अंगीकृत किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसलिए हम भारत के लोग इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को जानने के पहले इसका हम एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। यह एक लिखित दस्तावेज है, अर्थात हमारा भारतीय संविधान अलिखित न होकर एक लिखित दस्तावेज के रूप में है, जिसमें अधिकांश स्वाधीन देशों के संविधान का अध्ययन करके उसके गुणों को एवं 1935 के अधिनियम को सन्निहित कर भारतीय परिवेश में ढालकर बनाया गया है। इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था, तब संविधान में केवल 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियों में विभक्त किया गया। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान कठोरता के साथ साथ लचीलापन लिया हुआ है, तो परिस्थिति अनुसार समय समय पर संवैधानिक संशोधन होते होते आज वर्तमान समय तक भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के द्वारा 25 भाग, 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान के प्रत्येक भाग को अनुच्छेद में विभक्त किया गया है और हर अनुच्छेद के अंतर्गत उसके अपने रूल्स, रेगुलेशंस एंड ड्यूटीज वर्णित की गई हैं। अब सबसे पहले संविधान के भाग 1 अर्थात अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1, जिसमें भारत नाम का उपयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संयोजन के रूप में किया जाना चाहिए, किसी एक राज्य या केंद्र को भारत नहीं कहना चाहिए। अनुच्छेद 2, संसद को भारत के अंदर एक नया राज्य स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 3, संसद को राज्य या केंद्र की सीमाओं को जोड़ने या विस्तारित करने का अधिकार है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 4, राज्य की नई स्थापना। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लोकसभा या राज्यसभा में स्थापना की पेश की जाएगी, जिसे संसद की मंजूरी देने से पहले संबंधित राज्य सरकार को उनकी राय के लिए भेजा जाना चाहिए। इस राय को राष्ट्रपति को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें नागरिकता और संसद के कानूनों से नियंत्रण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5, जब कोई व्यक्ति 26/1/1950 से लेकर 1986 के बीच भारत में पैदा हुआ है, तो उसका अर्थ है कि वह भारत का नागरिक है। 1986 के बाद भारत नागरिक कानून में कुछ सुधार हुआ है कि बच्चों के माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए, तभी वह भारत का नागरिक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 6, जन्म से नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से लेकर 1992 के बीच भारत के बाहर पैदा हुआ है, तो उसके अनुसार यदि उसके पिता भारत के हैं और भारतीय नागरिक भी हैं, तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 7, जिसमें भारत से पाकिस्तान से स्थानांतरित हुए लोगों के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 8, निम्न श्रेणी के लोग पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बन सकते हैं। सबसे पहले जो भारत के विभाजन होने के बाद भारत से बाहर रह रहे हैं, वे आवेदन कर सकते हैं और पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक से विवाह करें और पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करें। इन 2 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 9,
नागरिकता का समाप्त होना। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है या यह घोषणा करता है कि वह आवेदन द्वारा भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता या चाहती है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। यदि कोई भारतीय नागरिक लंबे समय तक भारत के बाहर निवास करता है, तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति ऐसा आपराधिक या अवैध कार्य करता है जो कानून के विरुद्ध है, तो भी उसकी नागरिकता रद्द की जाती है। अनुच्छेद 10, जिसमें नागरिकता की निरंतरता के बारे में वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 के अंतर्गत जो व्यक्ति भारत का नागरिक है या माना गया है, वह भारतीय नागरिक बना रहेगा। हालांकि यह नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होगी, अर्थात भारतीय नागरिकता तो बनी रहेगी, लेकिन संसद चाहे तो कानून बनाकर उसमें बदलाव कर सकती है। अनुच्छेद 11, संसद की नागरिकता संबंधी विधायी शक्ति का वर्णन। यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर कानून बना सकता है, जैसे नागरिकता को प्राप्त करना, नागरिकता का त्याग करना, नागरिकता की समाप्ति होना, नागरिकता को रद्द करना। इसी अनुच्छेद के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है। संक्षेप में, नागरिकता कानून में संसद द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तन, जो कि वर्ष 1986, 1992, 2003 और 2005 में किए गए हैं, उसमें सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, जिसमें जन्म से नागरिकता के नियम कड़े किए गए। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मे व्यक्ति जो कि नागरिक माने गए। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्ति तभी भारतीय नागरिक हैं जब माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में वंश के आधार पर नागरिकता में बदलाव किया गया। अब माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो तो विदेश में जन्मा बच्चा भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। पहले यह अधिकार केवल पिता से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, इसमें नागरिकता कानून को और कठोर बनाया गया। अवैध प्रवासियों को नागरिकता से वंचित किया गया। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसे कि एनआरसी के नाम से जानते हैं, और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसे कि एनपीआर से जानते हैं, उसका प्रावधान किया गया, जिसमें जन्म से नागरिकता के लिए माता पिता की स्थिति पर सख्त शर्तें लगाई गईं। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के संवैधानिक संशोधन में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई की व्यवस्था शुरू की गई। भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में आजीवन वीजा, रोजगार व शिक्षा की सुविधा, लेकिन मतदान और संवैधानिक पदों का अधिकार नहीं दिया गया। अंत में एक पंक्ति में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि 1986, 1992, 2003 और 2005 के संशोधनों द्वारा संसद ने नागरिकता कानून को और अधिक नियंत्रित, सुरक्षित और संरक्षित बनाया। अब हम संविधान के भाग 3 में अगर वर्णन करें तो उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, जिसका कि अनुच्छेद 12 से 35 तक उसका वर्णन है। इसमें भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसको निम्नानुसार आर्टिकल्स के आधार पर इस प्रकार समझा जा सकता है। सबसे पहले अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य की परिभाषा है। इस अनुच्छेद में राज्य शब्द का अर्थ बताया गया है। इसमें शामिल हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद और राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकरण। वे सभी संस्थाएं जो सरकार के नियंत्रण में हो। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं। अनुच्छेद 13, इसमें मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। राज्य भविष्य में अगर कोई ऐसा कानून बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, उसे सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की संरक्षक की ढाल है। समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल्स 14 to 18 में वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, सभी नागरिकों के लिए कानून समान है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, जिसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 जिसमें सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, सरकारी नौकरियों में समान अवसर का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत, वर्तमान में छुआछूत पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, राज्य द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, बस बशर्ते शिक्षा का क्षेत्र और सेना के क्षेत्र में ही उपाधियों का अभी चलन चल रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22। अनुच्छेद 19 जिसमें कि 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 जिसमें कि अपराधों में संरक्षण का वर्णन किया गया है। अर्थात जब पहले कानून लागू नहीं था कि यदि हमने पूर्व में कोई अपराध किया है तो उस अपराध को इस वर्तमान अपराध से नहीं जोड़ा जाएगा, अर्थात उसमें आपको दोहरी सजा नहीं मिलेगी। यदि आपने एक बार कोई मर्डर या कत्ल कर दिया है, उस स्थिति में दोबारा यदि आप करते हैं तो आपको उसकी एक ही बार सजा मिलेगी, ना कि 2 बार। इसलिए इसके बाद आत्म दोषारोपण नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है जो कि 2000 में लागू हुआ है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण का वर्णन किया गया है। पूर्व में अगर पुलिस द्वारा अननेसेसरी आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था, वर्तमान में अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके संबंध में आपको बताना पड़ेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी व बालाश्रम का निषेध है। वहीं अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध है, अर्थात 14 वर्ष से कम बच्चों से आप कोई भी खतरनाक काम, उद्योग, कल कारखाने आदि में नहीं करा सकते। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन 25 से 28 किया गया है। अनुच्छेद 25 में धर्म मानने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, अनुच्छेद 27 में कर द्वारा धर्म का प्रचार नहीं, अर्थात टैक्सेस के द्वारा आप किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध, अर्थात सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, किसी भी धर्म के संबंध में कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 29 जिसमें संस्कृति की रक्षा अर्थात अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा, विरासत को संरक्षित करने का अधिकार एवं सभी को शिक्षा का अवसर प्रदान करना होता है। अनुच्छेद 30 जिसमें कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित और प्रशासन करने का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने में मदद करता है, जैसा कि जैन आदि धर्म जो हैं, जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में, वे अपने शिक्षा का संस्थान खोलते हैं और उसमें अपना प्रबंधन भी स्वयं करते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों की रक्षा का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका कर सकते हैं, परमादेश न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण इसके अंतर्गत किया जा सकता है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया है। अनुच्छेद 33 से लेके 35 में अपवाद व संसद की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों में सीमाओं का निर्धारण किया गया है। स्पेशली रॉ आईबी पर यह कानून लागू होता है। इनको हड़ताल या राजनीतिक दल बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 34 जिसमें कि मार्शल लॉ अर्थात आपातकाल के समय विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है। इस समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध जो किया जाता है वह एक असाधारण प्रावधान है जो कि सैन्य शासन की कार्रवाई को
कानूनी रूप प्रदान करता है और नागरिक के मौलिक अधिकारों को अस्थायी रूप से सीमित करता है। इसके लिए संसद के पास विशेष शक्ति संविधान द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट जो लास्ट है, अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति, जो कि विशेष रूप से संसद को संविधान प्रदान करता है। खासकर अनुच्छेद 16(3) जो कि रोजगार में निवास है, 32(3) जो कि अन्य अदालतों की शक्तियों का वर्णन, 33 में सशस्त्र बलों के अधिकार और 34 में मार्शल लॉ अर्थात आपातकाल लगाने की शक्ति संसद को देता है। साथ ही विधि शक्ति जो कि मौलिक अधिकारों को और अधिक प्रभावी बनाने वाले कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अंत में निष्कर्षतः मौलिक अधिकारों के संबंध में कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है। ये नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। यह राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए दिए हुए आवश्यक अधिकार है, जो समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान में वर्णित हैं। नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में विस्तृत रूप से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसलिए संविधान का भाग 3 जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, उस सबसे बड़ा पार्ट है। इसके आगे भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेदों का अध्ययन हम नेक्स्ट वर्चुअल लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।